कल मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि पिछले 3 से 4 साल में देश में करीब 8 करोड़ नौकरियों का निर्माण हुआ। साथ ही अपने दावे को हथियार बनाकर प्रधानमंत्री ने रोजगार को लेकर विपक्ष के सवालों पर पलटवार किया। हालांकि खड़गे ने ट्वीट से कई सवाल किए और प्रधानमंत्री से पूछा कि आखिरकार एनटीए को लेकर क्यों नहीं प्रधानमंत्री कोई जवाब देते। लेकिन अब इस मुद्दे पर सबसे बड़ा सियासी घमासान छिड़ गया। सवाल है कि नौकरी को लेकर कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ। क्या आने वाले चुनावों में ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है? आज दंगल में बहस इन्हीं सवालों के साथ, लेकिन पहले इस पर छिड़े राजनीतिक युद्ध का दिखाते हैं आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट। चंद दिनों पहले ही भरूच से आई इन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया था। महज 25 लोगों के लिए नौकरी का विज्ञापन निकला था, लेकिन सैकड़ों की संख्या में पहुंचे जरूरतमंदों की भीड़ ने वहां व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। विपक्ष ने सरकार के दावों पर सवाल दागा तो जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुंबई में दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की आरबीआई ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी ने 29,400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, लेकिन उसी कार्यक्रम के संबोधन में विपक्ष को रोजगार के नाम पर आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने 8 करोड़ नई नौकरियों का हवाला दिया और ये भी कहा कि आंकड़ों ने विपक्ष का मुंह बंद कर दिया है। हालांकि पीएम मोदी के दावे के ठीक बाद विपक्ष ने भी मोर्चा खोला और अगुवा बने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे ने ट्वीट में लिखा, कल आप मुंबई में नौकरियां देने पर झूठ का माया जाल बुन रहे थे। एनटीए से धांधली, पेपर लीक और घोटाला कराया गया और एनआरए से परीक्षा ही नहीं करवाई गई। शिक्षा प्रणाली को तहस नहस करने का और युवाओं के भविष्य को तंग तबाह करने का बीड़ा बीजेपी आरएसएस ने उठाया है। हमने एनआरए का मुद्दा पहले भी उठाया था, पर मोदी सरकार मौन व्रत धारण करके बैठी हुई है। पीएम मोदी ने आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला दिया, लेकिन उनके दावे पर सत्ता और विपक्ष में घमासान छिड़ गया। खासकर बीजेपी और कांग्रेस ने नौकरी और रोजगार को लेकर एक दूसरे के खिलाफ हमला बोल दिया। पूरा विश्व आर्थिक मंदी में, उदासीनता में, पर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। 2023-24 में प्रधानमंत्री मोदी जी के अनथक प्रयासों से, मेहनत की प्रकाष्ठा से देश में 4 करोड़ 67 लाख नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। अब भारत रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई अलग अलग योजनाएं, स्टैंडर्ड स्टार्टअप, स्किलिंग, जिसके माध्यम से रोजगार की नई ऊंचाइयां मिल रही है। पिछले 10 साल में मोदी साहब आपने कुछ नहीं किया, तो अब आप क्या करेंगे? आपने लोगों को 2 करोड़ हर साल नौकरियों का वादा किया था, आपने पूरा नहीं किया। आपने देश के अंदर और बहुत सारे वादे किए थे, कीमतें कम करने का वादा किया था। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा है। बुलेट ट्रेन का वादा किया था, आज तक पूरा नहीं किया। काला धन लाने का वादा किया था, वो आपने पूरा नहीं किया। हर एक आदमी को 15 लाख उसके अकाउंट में डालने का वादा किया था। कैसे आपके ऊपर भरोसा कर ले? आप सिर्फ बातें करते हैं, नारे देते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं करते। मुंबई के संबोधन में पीएम मोदी ने दलील दी कि हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रोजगार पैदा होता है और इसकी गति बढ़ने से रोजगार निर्माण भी बढ़ रहा है। वहीं विपक्ष का सवाल है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार के वादे का क्या हुआ। मौजूदा तारीख में सवाल नीट परीक्षा, एनटीए, पेपर लीक और धांधली को लेकर भी विपक्ष उठा रहा है, जिसका जवाब देना सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर से कम साबित नहीं हो रहा है। और इसी बीच 8 करोड़ नौकरी के दावे ने सियासी घमासान की आग को और हवा दे दिया है। आज तक खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ है, सलमान सोच, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ है, राजीव रंजन, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ है और घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं शहजाद पूनावाला का जिक्र करती हूँ, क्योंकि शहजाद जी देखिए, विपक्ष अभी भी निशाना साध रहा है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट की तस्वीर कि कितना रोजगार दिया गया, नहीं दिया गया, आरबीआई के डेटा को सामने रखा। लेकिन मैं जरा सवाल की शुरुआत आज
खड़गे जी के एक ट्वीट जो उन्होंने किया उसमें उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं, उसके जवाब के साथ मैं करना चाह रही हूं। उन्होंने कहा कि एनआरए ने पिछले 4 वर्षों में एक भी परीक्षा क्यों नहीं कराई, क्यों एनआरए को करीब 1500 करोड़ खर्च फंड मुहैया कराया गया था, लेकिन 4 सालों में 58 करोड़ खर्च क्यों हुए, और एनआरए सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए संस्था बनी थी, क्या जानबूझकर एनआरए निष्क्रिय रखा गया ताकि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस युवाओं से उनके आरक्षण का हक छीना जा सके? धन्यवाद अर्पिता जी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सारी बातों को सुनने का धैर्य रखेंगी। सबसे पहले जो आज हमने यूनाइटेड स्टेट्स में एक पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर राजनीतिक हिंसा का घटनाक्रम देखा है, मैं उसकी घोर निंदा करना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि किसी भी लोकतंत्र में, चाहे बंगाल हो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक हिंसा का शिकार नहीं बनाना चाहिए। और खास करके कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अगर ये चुनकर आया तो देखिए सारी तानाशाही आ जाएगी, इस प्रकार का भ्रामक प्रचार कितना उसके दूरगामी परिणाम होते हैं, ये देश के लोगों को भी याद रखना चाहिए। अब मैं आता हूं अपनी बातों पर। जो ये सवाल उठा रहे हैं, आज मैं उनको केवल आंकड़ों के साथ ही जवाब देना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आंकड़ों के साथ जवाब देने का अवसर देंगे। मैं आता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स पर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था कि 10 लाख नौकरियों को हम लोग जो है रिक्त पदों को हम लोग भरेंगे। मैं आपको बता दूं, फरवरी 2024 आते आते 8 लाख अपॉइंटमेंट लेटर्स दे दिए गए हैं। आज जब नौकरी और रोजगार की बात हो रही है तो आरबीआई की रिपोर्ट एक रिपोर्ट है, 8 करोड़ नौकरियां और रोजगार पैदा हुए 4 साल में, एक रिपोर्ट है। एसबीआई की रिपोर्ट है 2024 से 23 तक 12.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए और यूपीए के जमाने में वो केवल 2.9 करोड़ थे। मतलब कि हमने हर वर्ष प्रतिवर्ष 1 या 1.5 करोड़ नौकरियां पैदा की, जबकि यूपीए में 30 लाख था। इसके ऊपर वो जवाब दे कि उन्होंने कितना किया था। एलएफपीआर जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है, ये 45 से कम था 2014 में, आज 56 है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये 38 था, आज 56 है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिजनेस टुडे की रिपोर्ट है, जो 6% था वो आज 3.1% है। ईपीएफओ का डेटा जिसमें तो हम लोग पैसा भर के सब्सक्राइब करते हैं, वो सब्सक्राइबर्स थे 16 करोड़ जब 2014 में यूपीए की सरकार थी, आज 28 करोड़ है। मतलब 12 करोड़ उसमें नए एडिशन हुए हैं। उसमें से मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम जो आते हैं जॉब में वो 60% भी अगर मान लिया जाए तो 7.2 करोड़ एडिशन उसमें हुए हैं। मुद्रा लोन 45 करोड़ के आसपास दी गई है, उसमें से मान लीजिए 1 जॉब फॉर एवरी 4 लोन भी दिया जाए तो 10 करोड़ वहां पर जनरेट हुआ है। मैंने आंकड़ों के साथ कुछ सवाल अपने कुछ प्रमाण रखे हैं, परंतु मैं पूछना चाहता हूं खड़गे जी से। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सरकार में आए तब कहा था 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, कितनी दी? 2.5 लाख नौकरियां सरकारी कर्नाटका में देंगे, कितनी दी? और तेलंगाना में आप और मैं जब बात कर रहे तो हैदराबाद में प्रोटेस्ट चल रहा है जॉब एस्पिरेंट्स का। इन सारी बातों का मैं प्रमाण पेश कर सकता हूं, पर उम्मीद है सलमान सोच ताने कसने से बदले इन आंकड़ों का स्पेसिफिक जवाब देंगे। ठीक है, मैं इस पर जवाब सलमान जी आपका लेना चाह रही हूं, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, रोजगार, महंगाई, और ये चुनाव में दिखा कि इसकी वजह से भी एक डैमेज हो सकता है कि बीजेपी को रहा, और ये बड़ा मुद्दा आगे भी अब चुनावों में दिख रहा है। और इसीलिए स्पष्टीकरण की मुद्रा में इस वक्त बीजेपी भी है, खुद प्रधानमंत्री भी बता रहे हैं कि किस तरह वो रोजगार जनरेट कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा मुद्दा, इस पर ये सवाल उठाते हुए कि आपने सवाल को ट्रांसफर कर दिया है एनआरए में, लेकिन यहाँ ये तो वो बता रहे हैं ना कि देखिए रोजगार तो हम रख रहे हैं, जब दुनिया में रोजगार खतरे में है, लेकिन भारत आगे बढ़ रहा है। देखिए अर्पिता जी, मेरे भाई शहजाद ने बहुत क्यूट तरीके से तमाम स्टेटिस्टिक्स आपके सामने रखे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि स्टेटिस्टिक्स का असली मीनिंग क्या है। इन्होंने तो करोड़ों जॉब्स की बात की, तो मैं आपको बताऊँ, मोदी जी ने करोड़ों जॉब्स की बात की, तो हिंदुस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि असली जॉब्स की सिचुएशन क्या है। ये जो करोड़ों की जॉब्स की बात करते हैं, उनमें से 6 करोड़ ऐसे जॉब्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कोविड के बाद क्रिएट हुए। वो क्या जॉब्स हैं, आप बड़े हैरान होंगे कि जहाँ पे अगर कोई ऐसी औरत है जिसके घर में हालात खराब है और उनके पति हैं वो खेत में काम कर रहे हैं लेकिन किसी और को हायर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी बीवी जो है वो खेत में जाती हैं उनका हाथ बटाने के लिए। वो कहती है चलो कोई बात नहीं, अब हमें बच्चे पालने हैं, मैं आपकी मदद करूंगी और घर को भी संभालूंगी। तो मोदी जी का कहना है कि इनका भी जॉब क्रिएट हो गया, हालांकि इनको कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलती। ये जो 6 करोड़ की बात हो, 6 करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एडिशंस हुए हैं, ये जॉब, अगर आपको लगता है ये जॉब क्रिएशन है, तो इसीलिए मोदी जी और बीजेपी इतनी बुरी तरह से इस वक्त इलेक्शन के बाद इलेक्शन हार रही है, क्योंकि ये लोग अभी भी इस खुशफहमी में हैं कि हम तो बहुत तूफान का काम कर रहे हैं, लेकिन असली काम ये अगर कर रहे होते तो लोग इनके साथ रहते। तो कोई G20 जो मुल्क है, जो सबसे बड़े मुल्क हैं दुनिया में, G20, उनमें सिर्फ 2 ऐसे मुल्क हैं
जिनका एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर फोर्स बढ़ गई। नॉर्मली जब डेवलपमेंट होती है, तरक्की होती है, लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में घटती है। दो मुल्क हैं, एक साउथ अफ्रीका है और एक हिंदुस्तान है। अब अगर आपको साउथ अफ्रीका जैसी इकोनॉमी बनानी है तो बहुत अच्छी बात है, आप चलिए उसी रास्ते पे। लेकिन अगर आपको मैं एक चार्ट दिखा दूं, ये आप ये लाइन देखिए, सबसे ऊपर हिंदुस्तान की लाइन है, लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर। ये घटते घटते नीचे आ रहा था और ये फिर कोविड में ऊपर पहुंच गया। इस वक्त 43% आपकी लेबर ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया में जो तरक्की कर रहा हो वो कहे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर फोर्स बढ़नी चाहिए। हिंदुस्तान में भी एक हिसाब से लेबर फोर्स घटनी चाहिए, लेकिन लोगों के पास कोई और काम करने के लिए नहीं है। इसीलिए वो एग्रीकल्चर में, जब आप अनपेड फैमिली, उसको कहते हैं अनपेड, आर्यन शहजाद आ रही हूं, जवाब लूंगी आपसे। तो ये तो बस अगर ये इसी में खुशी में है तो रहे इसमें खुश। लेकिन इस बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नौजवान लोग हैं, उनका बुरा हाल है, वो होपलेसनेस में जा रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इससे ये मोदी जी को हमारे साथ मिलके हमें कोई इसका रास्ता ढूंढना चाहिए। ये नहीं कि हमने करोड़ों नौकरी जॉब क्रिएशन की, वो है ही नहीं तो क्या दिखा रहे हैं। ठीक है शहजाद। अर्पिता जी, मैं आपके शो को बड़ा सीरियसली और गंभीरता से लेता हूँ। उल्टा मैं तो पार्टी से कहता भी हूँ कि अर्पिता जी जब हो तो मुझे जरूर आपका समय दे, परंतु आज इस प्रकार से क्यूट तरीके से, देखिए मैं एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे बैठा हूँ। अगर क्यूट और इस प्रकार के एडजेक्टिव यूज करनी है फिर मैं भी कुछ एडजेक्टिव यूज करूंगा, सलमान भाई से हजम नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है मैंने डेटा की बात की, तो डेटा पे रहते हैं और मैं बात करता हूँ। ईपीएफओ का डेटा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है अर्पिता जी। आप चाहे इकोनॉमिक्स में ऑनर्स ना भी की हो तब भी आपको पता है ईपीएफओ का और एग्रीकल्चर का दूर दूर तक लेना देना नहीं। पर अर्पिता जी, आपके दर्शक बड़े दर्शक आपके समझदार है, इनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। हमारे देश में 2014 से पहले 400 स्टार्टअप थे, आज 1 लाख से अधिक स्टार्टअप है। इस स्टार्टअप के बढ़ने से 12 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएट हुए हैं। मोबाइल फोन की 2 फैक्ट्री थी, आज 200 फैक्ट्री है। इसमें जॉब्स बढ़ेंगे घटेंगे और ये एग्रीकल्चर के जॉब्स है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग देश में 1,80,000 करोड़ की होती थी, आज 8,22,000 करोड़ की होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में एग्रीकल्चर की जॉब्स जुड़ेंगी कि किसकी जॉब्स जुड़ेंगी? ऐसे हाईवेज 95,000 किलोमीटर थे, आज 1.5 लाख से ज्यादा किलोमीटर है, 37 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहा है। 5 मेट्रो स्टेशन की आज 20 मेट्रो स्टेशन, ये एग्रीकल्चर के जॉब्स है। पर मैं सलमान भाई को बड़ा सम्मानित मानता हूँ, इसलिए मैं सलमान भाई आपको एक ही वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये प्रियंका जी का वीडियो हिमाचल के चुनाव में। 1 लाख जो सरकारी नौकरियां पद है वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब का जो प्रॉमिस था आपका, उस पे सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट जॉब का ये प्रॉमिस था हमारा था कि 1 लाख रोजगार। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, हिमाचल में 1 लाख सरकारी जॉब, 2.5 लाख सरकारी जॉब कर्नाटका में, तेलंगाना में 2 लाख सरकारी जॉब, इनका मुझे आंकड़ा दीजिए। बंगाल में पिछले दिनों अर्पिता जी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि 30 लाख जॉब्स वर लॉस्ट इन लास्ट 7 इयर्स। ये रिपोर्ट छपी है। केरला में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है युवाओं को लेकर। मैं इसके लिए जवाब चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी। सलमान, आप इस पर जवाब दीजिएगा जरूर, लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर शहजाद आपसे, वो ये कि आखिरकार जब आप इतनी सारी उपलब्धियां गिनाते हैं तो ऐसे में जो काम नहीं हो पाया उसको लेकर भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। एक देश एक परीक्षा का क्या हुआ? 58 करोड़ खर्च हुए हैं सर, वो कहां गए 58 करोड़ रुपए? क्या हो रहा है उसमें? क्योंकि 10 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह वादा करते हैं कि पहला कॉमन टेस्ट 2021 में करवाया जाएगा। चलिए मान लिया, भरोसा कर लिया जनता ने। 22 मई 2022 को फिर कहा कि इस साल कर देंगे, फिर भरोसा कर लिया। अब तो इंतजार करते करते सर लंबा समय हो गया, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? इसी को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है। सर खड़गे जी का सीधा जो ट्वीट था वो इसी को लेकर है। बिल्कुल, मैं इसका स्पेसिफिक जवाब दूंगा और उम्मीद है कि मेरे जवाब देने के बाद हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक, बिल्कुल मैं सवाल उनसे पूछूंगी। ठीक है, स्पेसिफिक जवाब आएगा, इधर उधर ठीक है, कोई गोलमोल नहीं, सीधा जवाब। हाँ, पहले कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनके अधिकृत प्रवक्ता बैठे हैं, वो एक देश एक परीक्षा के पक्ष में है, हाया ना बोली। क्योंकि नीट की व्यवस्था जो पहले सीबीएसई में थी उसको एनटीए में दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और कहा गया और बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस की एजुकेशन के एग्जाम्स है उसको खत्म करते हुए एक सेंट्रलाइज एग्जाम रखी गई कि भाई बच्चों को, अगर कर्नाटका के बच्चे को महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है या कोई महाराष्ट्र के बच्चे को असम में एडमिशन लेना है तो उसको वहां जाने की जरूरत नहीं, एक कॉमन एग्जाम देकर वो करे। परंतु इसका विरोध डीएमके ने किया, ये कहते हुए कि हम अपना एग्जाम करवाना चाहते हैं क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज की लॉबी है, उनको पैसे कमाने। पहले सलमान सोच बताए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्ष में है या नहीं, 1 नेशन 1 एग्जामिनेशन के पक्ष में है या नहीं। अरे आप ये बताइए ना, वो नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं, मैं बता रहा हूँ
दूसरी बात क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा आपकी हूं गवर्नमेंट कर रही है सर, आपकी गवर्नमेंट है जो 1500 पूरी करोड़ तरह रुपए इसमें आवंटित करती, कितना खर्च होगा? 58 करोड़ रुपए सर अर्पिता खर्च जी। भी हो गए। मुझे ये समझा दीजिए वो पैसे कहां खर्च हो गए सर, जब ये स्कीम ये अभी तक हो ही नहीं पाया। प्रॉमिसेस तो ये आप ही के थे ना सर, मैं उनसे, अगर वो नहीं चाहेंगे, अभी वो कह देंगे मैं नहीं हूं पक्ष में, तो सरकार ड्रॉप कर देगी ये आइडिया। अर्पिता जी, हमारे देश में जैसे यही कहते फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम को मानते हैं ना ये लोग, तो इससे पहले कहिए, क्योंकि कई स्टेट्स में इनकी सरकारें हैं, वहां के एग्जामिनेशन कराने के लिए तैयार है कि नहीं, और जो पैसे तो सर खर्च हुए हैं ये वो चुनौती जो है शहजाद जी, क्योंकि देखिए आप भी समझते हैं ना, ये जो अगर आप स्कीम पूरा लेकर जवाब आए तो दे दूं। है ना सर, सुन तो लीजिए, जो पूरा स्कीम लेकर आए मैं समझ तो गया इसमें आपका सवाल। राज्य, तो उसमें पहले भी आपके सामने चुनौती थी, लेकिन जब जितेंद्र प्रसाद ये कहते हैं कि 21 में टेस्ट करवा लेंगे, फिर वो कह रहे हैं 22 में किसी साल हो जाएगा, तब उन्होंने किस बुनियाद पर इस पर हामी कर दी थी? और 58 करोड़ जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, कहां खर्च हो रहे हैं फिर? ऐसा है मैडम कि 58 करोड़ कहाँ खर्च हुए हैं, अगर आप मुझे थोड़ा सा पहले आपका ये जो बिल्कुल पूरा समय लीजिए गेस्ट टीम सर। है ये, हाँ। गेस्ट टीम बता देता कि परीक्षाओं को लेकर उन्होंने मुझे ब्रीफ नहीं किया। जैसे मैं हाँ। एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन का डेटा लेकर बैठा हूँ, शहजाद पूनावाला की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में कि वो हर चीज पर डेटा लेकर बैठता है, तो मैं मंगवाने की कोशिश करता हूँ उन्हें, परंतु मैं अगर मुझे पहला गेस्ट कोऑर्डिनेटर बताता। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 58 करोड़ का तो डेटा जो है वो आरटीआई से भी पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में खर्च हुए, परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि प्रिंसिपली क्या वन नेशन वन एग्जामिनेशन के लिए सलमान सूद तैयार है? और दूसरा, तेलंगाना, कर्नाटका, बंगाल, केरला, इधर की एजुकेशन, इधर की जो एम्प्लॉयमेंट की उन्होंने प्रॉमिस की थी, हिमाचल में 1 लाख सरकारी नौकरी, मतलब इसका जवाब नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप तब तक आंकड़े निकलवा लीजिए। ठीक है शहजाद, आप निकलवा लीजिए, तब तक आप पता कर लीजिए। सलमान से मैं आप सवाल पूछना चाह रही हूँ। सलमान जी देखिए, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जहां राज्य में आपकी सरकार है, क्योंकि रोजगार एक ऐसा मुद्दा है कि हर सरकार छाती ठोक कर ये कहती है कि हम नौकरी दे रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, महंगाई कम हो रही है। जहां स्टेट में आपकी सरकार होती है वहां का हाल वो पूछ रहे हैं। आप अगर इतना ही केंद्र पर सवाल उठा रहे हैं तो पहले अपने राज्य जो आपके अंडर है वहां कितनी नौकरियां दे दी, आपके वादे और दावे हकीकत में क्या है, वो सीधे तौर पर ये सवाल पूछ रहे हैं। इसका सीधा जवाब चाहूंगी मैं। देखिए अर्पिता जी, 1-2 बातें हैं, क्योंकि बाकी गेस्ट भी हैं, उनके पास भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा शहजाद की बातों में जवाब दे दूं। पहली बात है, शहजाद को बुरा लगा तो मैं ये बात बिल्कुल वापस लेता हूं, वो बिल्कुल क्यूट नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए उनको। तो दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने ईपीएफओ की बात की, प्रोविडेंट फंड्स की बात की, ये सरकार में जो सरकार से आप देखिए अब ये अच्छी बात नहीं है, किसी को इंटरप्ट करना अच्छी बात नहीं है। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, इसका जवाब मिलना चाहिए। ठीक है शहजाद, ठीक है। मैं जरा ईपीएफओ की बात करूं, इंटरप्ट करने की क्या बात है, परेशानी की कोई बात नहीं। मुझे बीजेपी हार रही है बार-बार, इसलिए शायद टेंशन। ठीक है, नहीं सर, पर्सनल नहीं ना, आंकड़ों पर ही रह रहे। ठीक है सर। हाँ, प्रोविडेंट फंड की मैं बात करता हूँ, क्योंकि काफी जो सरकार से जुड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो प्रोविडेंट फंड जब बढ़ता है तो वो कहते हैं और ये तो बस जॉब क्रिएशन होगी। बिल्कुल गलत बात। देखिए अर्पिता जी, अगर आपकी एक कंपनी होती, उसमें 19 लोग होते, जैसे आपकी कंपनी ने इंप्रूवमेंट आ गई तो 20वां आपने जोड़ दिया, तो उनको प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आप मोदी जी की बात सुने, वो कहेंगे 20 के 20 नए जॉब्स हैं। नहीं, सिर्फ एक नया जॉब है, 19 पुराने जॉब है। ठीक है सर। सर अगर मैं अभी आपको कह दूं कि आप क्यूट जवाब दे रहे हैं तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, मुझे बताइए। आप भी बच रहे हैं ना सर। मैं आप अभी भी, ठीक है मैं समझ गई सर, मैं नहीं मैं समझ गई सर, आप अभी भी केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। मैंने उसको लेकर सवाल भी पूछ लिया शहजाद से, वो काम मुझ पर छोड़ दीजिए ना सर। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, वो कह रहे हैं वहां जहां आपकी सरकार है वहां, क्योंकि उन्होंने एक बयान भी सुनवा दिया कि प्रियंका गांधी ने क्या वादा किया था और क्या हकीकत है, वो समझा दीजिए। हाँ, ताकि जनता भरोसा कर पाए ना कि कौन सा नेता सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन वादों को पूरा करता है, कौन नहीं करता है। जी सलमान जी देखिए, अगर हम अपने मुल्क को लें, ये फेडरल स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। जब आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सिनेरियो मुल्क में बहुत खराब है, जब आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है ओवरऑल, तो स्टेट्स में कहां से पहुंचेंगे, स्टेट्स कहां से जॉब क्रिएट करेंगे? जब आप ऊपर की आपने इकोनॉमी इतनी खराब करके रखी है, आपने डिमोनेटाइजेशन स्टेट से पूछ के किया, यानी राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो केंद्र पर ही निर्भर है। राज्य सरकार अपनी कोई स्कीम नहीं ला सकती, रोजगार नहीं ला सकती, ये क्लियर आपने समझा दिया है। मतलब केंद्र की योजनाएं होंगी, राज्य कर देगा, सीधी सी बात है। राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन जो केंद्र की सरकार होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अरे राज्य क्या कर सकती है मैं वो जान रही हूँ सर, जहां जहां आपकी गवर्नमेंट है वहां क्या हो रहा है मैं ये जानना चाह रही हूँ। आप अभी भी ठीकरा केंद्र पर फोड़ रहे हैं सर।
तो नहीं, सुनिए प्लीज नमक घुमाइए, 2 मेहमान और हैं, मुझे जाना है उनके पास। स्टेट गवर्नमेंट की तो यही सिचुएशन है कि कल हिमाचल प्रदेश के लोगों ने वर्डिक्ट दे दिया कि उनको हमारी गवर्नमेंट पसंद है, इसीलिए बीजेपी को हरा दिया। इसमें क्या वर्डिक्ट तो उनको भी मिल गया, फिर आप क्यों घेर रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी पर? जनता उनको भी पसंद कर रही है ना सर। नहीं देखिए, अरे केंद्र की बात कर रहे हैं ना, तो वो भी जीत गए सर। जीत हार से थोड़ी तय हो रहा है सर। नहीं, क्यों नहीं होगा? अभी तक तो हो रहा था। ठीक है, आप क्या कह रही हैं? ठीक है सलमान जी, तो चला रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है। सलमान जी मुझे आप ये बता दीजिए, आपकी राज्य सरकार क्या कर रही है, आप बता सकते हैं या मैं आगे बढ़ूं? क्योंकि सर गोल घुमाने से कोई फायदा नहीं है सर। बढ़ू आगे, नहीं दे पाएंगे आप जवाब? मैं वही आपको कह रहा था, अगर आप देखिए इकोनॉमी का आप सबसे इंपॉर्टेंट जॉब क्रिएशन क्या होता है रेशियो, वो होता है इन्वेस्टमेंट रेशियो, चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिए। अब आप खुद डेटा देख लीजिए कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या था और नरेंद्र मोदी जी के टाइम में क्या है। ठीक है, अब जब आप आंकड़ों पर आ गए हैं सर, तो मैं ये भी बता दूं सर, 2004 से 2014 तक एसबीआई का आंकड़ा है सर, यूपीए 3 करोड़ रोजगार देने में केवल सफल रहा, और 2014 से 2023 तक एनडीए करीब 12.5 करोड़। अब आंकड़े पर आए तो ये देखिए फिर आंकड़े। उसका अर्पिता जी अब आप ये कह रहे हैं कि कोई पकौड़ा बेच रहा है, उसको भी कह देंगे, वो भी जॉब में गिन रहे हैं सर। फिर तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं सर। इसीलिए आप जैसे आपके जो चैनल्स हैं, इन्होंने ही मोदी जी को खराब कर दिया। मैं बताता हूँ क्यों। अरे सर, वाजपेयी जी के टाइम में वाजपेयी जी के टाइम में 6 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए। बीजेपी ने बड़ा डिंडोरा पीटा और बीजेपी हार गई 2004 का इलेक्शन। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रेस एम्प्लॉयमेंट थी, डिस्ट्रेस, रूरल डिस्ट्रेस। वही इस बार भी हो रहा है, आप देख नहीं रहे हैं, इसीलिए मोदी जी बार बार हार रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपसे पूछा क्या? मेरा सवाल सुना क्या आपने? मैंने आपसे ये पूछा क्या कि मोदी सरकार अच्छा क्यों परफॉर्म नहीं कर पाई, क्यों हार रही है? क्या मेरा ये सवाल था जो आप जवाब दे रहे हैं? मैंने आपसे ये पूछा क्या क्यों हार रहे हैं? मेरा ये सवाल था क्या? आपका सवाल जो है वो आपने जो मनमोहन सिंह जी के टाइम की बात की, यू शुड अंडरस्टैंड, पहले डेटा को अच्छी तरह से देखिए। जो मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो जॉब क्रिएशन है वो उस टाइम पे हुई जब एजुकेशन की एनरोलमेंट ज्यादा हो रही थी हिंदुस्तान में, यानी कि बच्चे ज्यादा स्कूल में रह रहे थे। उसके बाद हमारा जब प्राइमरी एनरोलमेंट फुल हुआ, उसके बाद आप जॉब क्रिएशन देखिए, फिर चेक द डेटा, देन कम इन डिबेट। चेक द डेटा। आप ठीक है शहजाद, एक छोटा सा रिएक्शन फिर राजीव जी और घनश्याम जी आ रहे हो। मैं छोटा सा रिएक्शन इस पर। हाँ शहजाद, एम्प्लॉयमेंट काफी है, समझ गई सर। उस समय पढ़ाई कर रहे थे और अब जॉब चाहिए जब इनकी गवर्नमेंट है। ठीक शहजाद। अर्पिता जी, जो वादा इन्होंने हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना में किया था वो सरकारी रिक्त पदों को भरने का था। 2.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, उसमें तो ये सारी कोई ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और क्योंकि पिछले सेगमेंट में आपने एक सवाल पूछा जिसको मैं ठीक से जवाब नहीं दे पाया, तो मैं जनता को बताना चाहता हूं कि जो मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है एनआरए के लिए, आप बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये भी छपा हुआ है कि 90 यूनिवर्सिटीज ऑनबोर्ड हो चुकी है और सीईटी के लिए उसके गाइडलाइंस प्रिपेयर करके जल्द से जल्द, मुझे लगता है कुछ रिपोर्ट्स तो इस साल के अंत तक बता रही है, इसका क्रियान्वयन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये एनआरए का जवाब मैंने स्पेसिफिकली जवाब दिया है, पर कांग्रेस ने 2 लाख, 2.5 लाख और 1 लाख सरकारी जॉब्स का जवाब नहीं दिया है। ये कांग्रेस का चरित्र और असलियत है। ठीक है, मैं जरा इस पर एक रिएक्शन राजीव जी। ठीक है सलमान जी प्लीज, मुझे 2 मेहमान और हैं, उनको भी जोड़ लूं, फिर और मौका दूंगी सर प्लीज। मैं राजीव रंजन जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, और घनश्याम जी आपसे प्लीज। राजीव जी देखिए, सबसे पहले ये केंद्र बनाम राज्य, मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का राष्ट्र है, जहां आबादी का घनत्व तो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले जो मुल्क है उसमें से एक हिंदुस्तान है, तो निसंदेह रोजगार एक सवाल है। और जहां दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान तो उनकी उम्मीदें हैं, लेकिन अगर कांग्रेस इसे बार बार केवल 10 वर्षों के शासन तक केंद्रित रखना चाहे तो ये समस्याओं का समाधान नहीं है। उन्हें 2 बातों का जवाब तो देना ही होगा जिस पर काफी चर्चा हो गई, लेकिन फिर भी ये उनको बताना होगा कि लगभग 6 दशक इस देश पर कांग्रेस की हुकूमत रही है। अनेक राज्यों में कांग्रेस और उनके इंडिया ब्लॉक के घटक दलों की सरकारें, तो पहला हिस्सा तो यह है कि आपको एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि 1947 ऑनवर्ड, जो 1947 से आप सत्ता में आखिरी बार जब केंद्र में 2014 तक रहे, तब तक आपने कितनी नौकरियां इस देश में, 10 वर्षों का तो अभी तुरंत अर्पिता जी आपने बताया कि जो नौकरियां थी, और पिछले 10 वर्षों में जो 12.5 करोड़ नौकरियां हैं उनका भी आपने तुलनात्मक ब्यौरा सामने रख दिया है। अब राज्यों को भी कोशिश करनी है। देखिए, हमारे यहाँ संसाधनों का
तो संकट है और हम लगातार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और तमाम चीजों को बोलते रहे, लेकिन फिर भी पिछले 17 महीनों में या पिछले अगर कुछ वर्षों में देखें तो हम लोगों ने नौकरियां 5 लाख से ज्यादा नौकरियां की। और नहीं राजीव जी, मुझे ये बता दीजिए ना, क्योंकि सलमान जी का इस पर रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि देखिए तो केंद्र की तरफ से होता है, राज्य तो बेबस होते हैं, राज्य तो नौकरी दे ही नहीं सकते, राज्य क्या कर लेंगे। तो आप भी एक राज्य लंबे समय से चला रहे हैं आपकी पार्टी, तो यानी बिहार में भी ऐसी स्थिति है क्या? फिर देखिए, इसको मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ। अपनी सीमाओं को तो हम पहचानेंगे, निसंदेह राज्य का जो एक्सचेकर है उस पर कितना भार होगा, कहाँ कहाँ वो गुंजाइश निकाल सकते हैं, फिर भी 5 लाख नौकरियां और 34 लाख रोजगार, ये अगले विधानसभा के कार्यकाल पूरे, इस विधानसभा के कार्यकाल पूरे होने तक 2025 तक बिहार में ये नौकरियां की जाएगी, रोजगार के अवसर सृजित किए जाए। ये इच्छा शक्ति का सवाल है कि आप एक कोई लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसके पीछे चले। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है। इच्छा शक्ति का जिक्र किया, इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी हो सकती है। खैर, मैं एक रिएक्शन घनश्याम जी से भी जल्दी से जी सर 10 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए। राजीव जी, मैं ये कह रहा था कि केंद्र की नीतियों का किसी भी राज्य के विकास पर असर होता है, तो निसंदेह रोजगार भी विकास का एक हिस्सा है। लेकिन मैं यहाँ कहूंगा कि केंद्र सरकार का अर्थ आज के 10 वर्षों से केवल नहीं है, आपकी कई ऐसी नीतियां थी बिहार में, जैसे फ्रेट इक्विलाइजेशन कांग्रेस ने थोपा, तो उस फ्रेट इक्विलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार का रुक गया। तो आपने कई राज्यों को, एक व्यक्ति को नहीं रोका, आपने कई राज्यों को रोका। उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ऐसे कई पूर्वी भारत के राज्य थे जो फ्रेट इक्विलाइजेशन की मार से आज तक उबर नहीं पाए। जी जी, घनश्याम जी एक छोटा सा रिएक्शन आपका भी। नमस्कार अर्पिता जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3-4 बातें अहम हैं। एक तो हमारे तर्क अपनी जगह है, लेकिन आपका दर्शक जो देख रहा है, अगर वो इस बात पर यकीन करना चाहता है कि पिछले 10 साल में आरबीआई के हिसाब से इस सरकार ने 12.5 करोड़ रोजगार जमा किए हैं, सृजित किए हैं और लोगों को दिए हैं, तो फिर वो सोचेगा कि उसका बच्चा या बच्ची 5 साल से बेरोजगार क्यों है। ऐसा क्यों है कि वो आए दिन अखबार में पढ़ता है कि प्रत्येक सरकारी नौकरी के लिए या कोई नौकरी आती है तो कम से कम 200, ऐसी कोई नौकरी आपको नहीं मिलेगी। आज अगर इंडिया टुडे एक नौकरी प्रकाशित करे तो आपको एक नौकरी के लिए, चाहे वो चपरासी की नौकरी क्यों ना हो, 200 लोग आवेदन करेंगे एक नौकरी के लिए, पहली बात। दूसरी बात, 12.5 करोड़, यानी कि जहां पर लगभग इसका 25% उत्तर प्रदेश और बिहार में युवा शक्ति है। इसका अर्थ यह हुआ कि 12.5 करोड़ में से कम 1 करोड़ रोजगार 10 साल में बिहार में सृजित हुए। यहां राजीव रंजन जी बोल रहे हैं 5 लाख, यही अंतर है। ये 5 लाख से 1 करोड़ का रोजगार है। ये सरकार के खोखले दावे। 5 लाख सरकारी नौकरियां, हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप क्लैरिफाई कीजिएगा, लेकिन आप क्लैरिफाई कीजिएगा। अधूरे तथ्य मत रखिए, देश के सामने लोग गुमराह होंगे। 34 लाख रोजगार और 5 लाख नौकरियां, इसका अर्थ आप दूसरी तरीके से मत निकालिए, ये सरकारी नौकरियां हैं। इस विषय में टोकिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस शो पर अगर राजीव रंजन जी औपचारिक रूप से, क्योंकि मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं, वो कहें कि आरबीआई जो 12.5 करोड़ कह रहा है उसमें से 1 करोड़ तो बिहार की नौकरियां हुई। अगर वो इस शो पे औपचारिक रूप से एनडीए के घटक दल के रूप में कह दे कि बिहार में पिछले 10 साल में 1 करोड़ रोजगार हुए हैं, तो मैं बड़े सम्मान थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर दूं, एसबीआई का डेटा आप दे रहे हैं सर, आप एसबीआई का डेटा दे रहे हैं, आरबीआई 8 करोड़ की बात है सर। मैं सिर्फ एक क्लियर कर रही हूँ, आप गलती से शायद वो आरबीआई कह गए, एसबीआई का आंकड़ा 12.5 करोड़ जो मैंने आंकड़ा आपको दिया वो एसबीआई का है। एसबीआई हो या, मुझे बात पूरी करने दीजिए, दोनों लोग कहेंगे तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है। ये एसबीआई हो, जरूरी है ना सर। हाँ, एसबीआई हो या आरबीआई। अब आरबीआई के आंकड़े पे आते हैं। आरबीआई कहता है कि कोविड साल में जहां पे नौकरियां जा रही थी उस समय 4.5 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां आई। आरबीआई का ये रिपोर्ट कहता है कि देश में 64 करोड़ लोग जॉब में हैं। हमारे देश में सेंसस के हिसाब से 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें 40 करोड़ लोग 14 वर्ष से आयु के कम हैं। 100 करोड़ हुए। यही सरकार बार बार कहती है कि हमारे लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से मात्र 55 करोड़ लोग नौकरी खोज रहे हैं, नौकरी जो लेबर फोर्स में है। अगर 55 करोड़ लोग जो नौकरी की इच्छा रखते हैं उसमें 64 करोड़ लोगों के पास रोजगार है, तो इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता है। ये धोखे का लगातार सिलसिला है, जो मैं आपको एक आखिरी धोखे का सिलसिला बताता हूं। ये सरकार कहती आई है कि इसके 3 माध्यम है जॉब क्रिएशन के, उसमें सबसे बड़ा माध्यम मुद्रा लोन। कहती है कि इन्होंने 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए। देश में 26 करोड़ परिवार हैं, 44 करोड़ मुद्रा लोन का मतलब है एक परिवार को 2 मुद्रा लोन मिले। यहाँ पर राजीव रंजन जी बता दें, क्या बिहार में एक परिवार को लोन, क्या राजीव रंजन जी बता सकेंगे कि एक परिवार को 2 मुद्रा लोन मिले? और वैसे ही जैसे 1 करोड़ एसबीआई का बिहार के लिए डेटा था,
उत्तर प्रदेश में इस 10 साल में 1.5 करोड़ नौकरियां सृजित हुई होंगी। अगर 1.5 करोड़ नौकरियां सृजित हुई होती तो बेरोजगारी के मुद्दे पे ये लोग अयोध्या से लेकर के और पूरे उत्तर प्रदेश में हारते नहीं और प्रधानमंत्री हारते हारते बचते नहीं। सिर्फ आपके दर्शकों को कह रहा हूं कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। आपको बड़े बड़े आंकड़े देकर के कहा गया है कि 12.5 करोड़ 4.5 करोड़ नौकरियां हैं, लेकिन आपका बच्चा दर दर की खुद ठोकरें खा रहा है। आप घर में बैठिए, अंबानी जी की शादी का लुत्फ उठाइए, ये प्रधानमंत्री की बड़े बड़े भाषण सुनिए और अपने बेटे और बेटी की तरफ टकटकी लगा के देखिए कि जिसने 12 साल पढ़ाई की, 5 साल कॉलेज में पढ़ाई की, 4 साल कॉलेज में पढ़ाई की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो बेरोजगार है। आपकी सच्चाई जवाब ले लेती हूं। आप घर में है, आपके आस पड़ोस में है, शहजाद पूनावाला के आंकड़ों में नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के आंकड़ों में नहीं है। ठीक है शहजाद जी। अर्पिता जी, हाथ जोड़कर मैं पूछना चाहता हूं कि किसने अपनी लाल टोपी निकालकर मुकेश अंबानी की शादी में, बेटे की शादी में पार्टिसिपेट किया? मुझे नहीं लगता जेडीयू के नेता नीतीश जी वहां पर गए हैं, पर लालू जी पूरा परिवार सहित गए हैं ना। कांग्रेस के बड़े स्टॉलवर्ट नेता सलमान खुर्शीद से लेकर सारे लोग गए हैं ना। तो मुझे लगता है कि आज घनश्याम जी की बाकी बातों से मैं इत्तेफाक करूं ना करूं, देश की जनता देखे टकटकी लगाकर कि कैसे अखिलेश यादव नाम में समाजवादी रखकर, अपने आइडियोलॉजी में समाजवादी रखकर देश के सबसे अमीर व्यक्ति से जाकर गलवैया करता है जिसके बेटे की शादी। हम तो कभी भी ये नहीं कहते हम कैपिटलिज्म के खिलाफ है, हमारा तो ओपन स्टेटेड पॉलिसी जेडीयू का भी नहीं है। पर मैं पूछना चाहता हूँ जिसकी ओपन स्टेटेड पॉलिसी है कि वी आर सोशलिस्ट, वो जाकर उसकी शादी में नाच रहा है, ये है हकीकत। दूसरी बात, पूरी बात हो जाना। दूसरी बात प्लीज अर्पिता जी, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ 26 करोड़ परिवार है तो 44 करोड़ लोन। मान्यवर, ये लोन जो है हर परिवार को एक लोन देने की व्यवस्था नहीं है। जो लोग 10,000 का एक लोन लिया, उसने भर दिया तो जाके 20,000 का लिया, फिर 20,000 का भर दिया तो 40,000 का लिया। एक व्यक्ति 4-5 लोन भी ले सकता है अलग अलग समय पर। ये स्कीम बहुत सालों से चल रही है, पर ये घनश्याम तिवारी जी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। ठीक है, तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में सीएमआई के डेटा के हिसाब से 2017 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पता कितना था? 17%। ये अखिलेश जी छोड़कर गए थे। आज योगी जी के कामों से और मोदी जी के कामों से वो 4% पर आई है, नेशनल एवरेज से कम। मैं तो आंकड़े दे रहा हूँ, जनता चेक कर सकती है। घनश्याम जी केवल मुझे ताने मारेंगे और अभी मुझे मेरे पुरानी बातों से अटैक करेंगे, वो आंकड़े नहीं देंगे। घनश्याम जी, उत्तर प्रदेश के जो नेता गए वहां पे, वो क्या है अंबानी की शादी में, उसका जवाब दीजिए पहले। क्या है अखिलेश यादव, क्या है जो वहां पे गया अनंत अंबानी की शादी में, बताइए। सर हम चर्चा इस पर कर नहीं रहे हैं ना। मैं जवाब देना चाहता हूं। नहीं, उन्होंने मुझे ताना मारा। चलिए घनश्याम जी जवाब देना पूरी मंडली अडानी अंबानी करती है। आपके चैनल ने बहुत बताया सर, नौकरियों पर चर्चा हो रही है, किसकी शादी में कौन गया, किसको निमंत्रण नहीं मिला। सर उस पर ये घुमाइए मत ना, जनता की मुद्दे रोजगार महंगाई पर बात कर लीजिए। अंबानी अडानी के नाम पर गाली देकर भाजपा को बदनाम करने वाले घनश्याम जी लोगों दे को दीजिए बताया जाए कि आरजेडी का परिवार कहाँ है, कहाँ है समाजवादी पार्टी का परिवार। पूछिए आज उनसे, तस्वीरें दिखाइए, होने दीजिए ये सच्चाई। ठीक है शहजाद, ठीक है, ये मुद्दा नहीं है, लेकिन घनश्याम जी चाह रहे हैं इस पर जवाब देना तो दे लीजिए। अर्पिता जी, डॉक्टर रथिन रॉय हैं जो कि प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के हिस्सा रहे हैं। NIPFP जो सरकार की गाइडिंग बॉडी है वित्त मंत्रालय की, उसका अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने इस पूरे जो अंबानी की शादी के बारे में जिक्र किया, उसे कहा है प्रॉस्पेरिटी फेलियर। उन्होंने कहा है कि भारत प्रॉस्पेरिटी फेलियर के डेंजर की तरफ बढ़ रहा है, जो साउथ अफ्रीका की बात सलमान सोस कह रहे थे, ब्राजील के बारे में कह रहे थे। उसका अर्थ ये होता है कि चंद मुट्ठी भर लोग बहुत अमीर होंगे, उनकी अमीरी को देख करके देश के ग्रोथ रेट के आंकड़े बताए जाएंगे, देश के स्टॉक मार्केट को देख करके ग्रोथ के आंकड़े बताए जाएंगे, लेकिन जो आम आदमी होगा गरीब और बेसहारा होता जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 10 साल में 1-2 करोड़ नहीं 13,000 करोड़ चंदा जमा किया, ये उन्हीं अमीरों से जमा किया हो गया। तो मेरा तंज ये था कि अगर आप चंद लोगों की प्रॉस्पेरिटी को देख करके, उनकी संपन्नता को देख करके कहेंगे कि देश में खोखले दावे कहेंगे कि 12.5 करोड़ नौकरियां आ गई, 4.5 करोड़ नौकरियां आ गई, तो आपके दर्शकों को टीवी नहीं अपने घर की हालत देखनी चाहिए कि क्या उनके बच्चे ठीक है शहजाद, चलिए इससे निकलते हैं। मेरा एक बुनियादी सवाल ये है, क्योंकि देखिए आंकड़े जो भी कह रहे हो, जैसा उन्होंने जिक्र किया घनश्याम जी, बहुत सारे लोग हैं, सुनिए ठीक है ना, बहुत सर नहीं है मुद्दा ये सर, उस पर जवाब मैंने दे लिया, वो 1 मिनट हो गया सर, चर्चा का इसमें चला गया। मैं ये चर्चा का मुद्दा ही नहीं है, चर्चा का मुद्दा ही नहीं है ना सर। सलमान जी आ रही हूँ, मुझे आप ये बताइए वो कौन से लोग हैं जो सड़कों पर उतरकर फिर ये कहते हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है। अगर आंकड़े इतने ही मजबूत हैं तो सड़कों पर जनता ही है ना। क्या आप ये कह देंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो रोजगार और बेरोजगारी पर आकर मंथन कर रहे हैं? क्यों 25 जॉब निकल रही है, उसके लिए 200-400 लोग पहुंच रहे हैं भरने के लिए? ये क्या, ये जमीनी हकीकत और आंकड़े अलग क्यों है, मैं ये समझना चाह रही हूँ, जैसा घनश्याम जी भी पूछ रहे हैं।
ये मुझसे सवाल है, सवाल मुझसे आपसे ही है। ये तस्वीर है, हाँ ये देखिए, ये तस्वीर है, आज प्रोटेस्ट चल रहा है। ये पता है कौन से राज्य में है? सॉरी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हैदराबाद में। तेलंगाना ने जॉब नहीं दिया इसलिए हैदराबाद में प्रोटेस्ट है। बंगाल में जॉब छीन गए इसलिए बंगाल में प्रोटेस्ट है। केरला में अभी वहां पे जॉब नहीं मिल रही है तो वहां पे प्रोटेस्ट है। मैं तो बता ही रहा हूँ ना, हिमाचल में भी तो प्रोटेस्ट है। हिमाचल, केरला, कर्नाटका, बंगाल के लोग हमारे लोग नहीं है क्या? यही तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं तो कह ही रहा हूँ। इसीलिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ, जरा कर्नाटका के आंकड़े बताना, कितने 2.5 लाख नौकरी तो दिए। बंगाल में 30 लाख नौकरियां चली गई, बताना कितने नौकरी दी वहां पे। केरला में बताना क्यों अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17% है यूथ में। हिमाचल प्रदेश की 1 लाख सरकारी नौकरी का बताना। और घनश्याम जी जरा बताना कि अखिलेश जी सबसे बड़े पूंजीवादी के बेटे की शादी में क्यों गए? सर एक बात बताइए, सवाल का जवाब सवाल कैसे हो सकता है? नहीं, मैंने जवाब दिया। आपने बोला प्रोटेस्ट क्यों? मैंने बोला आपने हिमाचल, आपने कर्नाटक, केरला, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी लोग उतरकर जब सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार में जब उतरकर लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे फिर सर? इसका भी जवाब देता हूँ। बिहार में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एक सेकंड, तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में हमने लाखों नौकरियां दी, तो तेजस्वी जी झूठ बोल रहे क्या? तेजस्वी जी ने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में लाखों लोगों को नौकरी दी, तो क्या तेजस्वी झूठा है? बता दीजिए। तेजस्वी भी वैसे अंबानी जी की शादी में है। ठीक है सर, मैं एक तस्वीर, अब मगर मुमकिन नहीं हो पाएगी, मैं कहूंगी पीसीआर अगर निकाल पाए। अभी हमने पैकेज में ही चला है कि भरूच में नौकरी को लेकर किस तरह मारा मार हुई है, उस पर भी जवाब दे दूंगा। जवाब मुझे ही देना है। ये कांग्रेस ही अपना सरकारी जॉब का जवाब नहीं देंगे, सर जवाब आप ही देंगे, उत्तर प्रदेश वाले भी नहीं देंगे कि क्यों गए, चले गए शादी में। जवाब बीजेपी ही देती है। 3 साल से डिबेट में बीजेपी ही आंकड़ों के साथ जवाब दे रही है। आप भरूच का भी वीडियो लाइए, मैं उसका भी जवाब दूंगा। भरूच का वीडियो देखा है आपने सर? एक बार जरा मैं कहूंगी पीसीआर वो वीडियो निकालिए, जरा वो दिखा के एक बार वो देख लीजिएगा, आप उस पर जवाब मुझे दे दीजिएगा। आपने गिना दिया कि आप ये गिना रहे कि हिमाचल में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए सर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये देखिए सर भरूच की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। 25 लोगों के लिए नौकरी का विज्ञापन निकला था सर, सैकड़ों की संख्या में। कौन लोग है सर? जब इतना ही नौकरी का आपका आंकड़ा है, इतने आंकड़े सबको नौकरी मिल रही है, तो ये कौन लोग है सर? वहां बैरिकेड तोड़ दिया, ये देखिए वो जो ग्रिल लगी हुई है उसको गिराते हुए चढ़ते हुए नजर आ रहे, कौन लोग हैं सर? जवाब दे दूं? बिल्कुल दीजिए सर, आप ही देंगे जवाब। जी अर्पिता जी पूरा कुछ कहना है। आ रही हूँ सलमान जी, आ रही हूँ मैं, प्लीज। हाँ अब देखिए, गुजरात के विषय में स्टेट वाइज मुझे पूछ रही है, और स्टेट वाइज उनको नहीं पूछा। चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं। आपने मुझे पूछा कि ये कौन लोग है, ये जो नौकरी है ये कहाँ पे नौकरी ऑफर की गई थी और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस आप बता पाएंगे? ये क्वालिफाइड इन जॉब लोगों के लिए थे जिनकी 6 से 8 साल की अनुभवता है, या जो लोग 6 से 8 साल एक्सपीरियंस है। इसका मतलब इनमें से कोई भी जो व्यक्ति अप्लाई करने गया वो बेरोजगार नहीं है, उसकी करंट जॉब चल रही थी, वो बेहतर जॉब के लिए गए हैं, अव्यवस्था की वजह से वो हुई। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब तेलंगाना में प्रोटेस्ट हो रहा है, एक बार आज तक उसका वीडियो दिखा दे। बंगाल में 30 लाख अगर वो हमारे पास, सलमान जी ठीक है, दिखा दीजिए। सर देखिए शहजाद जी, आप मेरे दुश्मन, वो मेरे दोस्त नहीं है, वो मेरे दुश्मन और आप मेरे मित्र नहीं है सर। मैं एक पत्रकार, मेरा काम हर तस्वीर को दिखा के जो बुनियादी सवाल है वो पूछना है, और वो मैं डंके की चोट पर कर रही हूँ सर। इसलिए मैं उनसे भी, सलमान जी से भी वैसे ही सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है सलमान जी, मुझे आप ये बता दीजिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि जब तक आप इसका जवाब नहीं, क्योंकि आप भी गोल गोल घुमा रहे हैं सर, वो तीसरी चौथी बार ये बार बार पूछ रहे हैं। सलमान जी से सवाल है, सलमान, हिमाचल, तेलंगाना, वहां पर भी सड़कों पर उतरकर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्यों मजबूर हो रहे हैं? नहीं, देखिए अर्पिता जी, हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है। प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट आया, जो उन्होंने आरबीआई की रिपोर्ट को लेके बोला, जो गवर्नमेंट कहती है कि भाई सब लोग गलत है, सिटी बैंक गलत है, सीएमआई गलत है, गवर्नमेंट कहती है बहुत जॉब्स क्रिएट हो रही। हमें लगता है कि क्राइसिस है। अगर क्राइसिस नहीं होता तो उस तरह के सीन जो आप यहाँ पे देख रही हैं, जो तेलंगाना में जो आप कह रही हैं, या कहीं और, या भरूच की बात हुई, क्राइसिस है, इसीलिए लोग बाहर, इसीलिए नौजवान बाहर है। इन्होंने हिमाचल प्रदेश की बात की। हिमाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर ने कहा, इस महीने में कहा कि 28,000 जॉब्स हमने क्रिएट की हैं, और 1 लाख सरकारी जॉब। सुनिए प्लीज डोंट इंटरप्ट सरकारी जॉब, सरकारी जॉब, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। जॉब, सरकारी जॉब। Do not interrupt me. Please keep quiet. मैंने आपको इंटरप्ट किया। रोजगार तो क्या बोल रहे हैं? सरकारी जॉब की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं आप। अंतर पता है क्या? तभी जवाब मिलेगा लोगों को। अगर आप चुप नहीं रही, आप बदतमीजी पे बताइए। आप चुप रहिए, मैंने आपकी बहुत बात सुनी, आराम से सुनिए, आप भी मेरी बात सुनिए। 1 लाख सरकारी जॉब, नॉट चीफ रोजगार। मिनिस्टर ने कहा कि 28,000 जॉब क्रिएट हुई हैं सरकारी, और बाकी की रिक्रूटमेंट शुरू हो गई। 28,000 जॉब।
आप देखिए, आप प्लीज कौन से विभाग में, कौन से विभाग में 28,000 जॉब कौन से विभाग में बताइए? देखिए विभाग वाइज बताइए जी, बीजेपी की टैक्टिक है, जैसे इनको जवाब मिलने लगता है ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। विभाग वाइज बताएं। आप चुप अगर रहेंगे, नहीं, वो जिस तरह से मैं चुप वो सही चीज पूछ रहे ना, वो कह रहे विभाग बता दीजिए, कौन कौन से विभाग में बताइए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जो चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, अगर आप मैं अभी आपको भेजता हूँ, आई कैन सेंड यू द स्टेटमेंट अर्पिता जी, आप अलग से तो जो इश्यू, देखिए एक बात, मैं शहजाद की बहुत बुरी आदत है, मैं जहां भी जाता हूँ बहुत बुरी आदत है, हर किसी को इंटरप्ट करते हैं। ठीक है राजीव जी, अगर ये इंटरप्ट करते रहेंगे तो लोगों के पास बात नहीं पहुंचेगी। ठीक है सर। आप एक CSDS का सर्वे देखिए 2024 का, इलेक्शन के टाइम का, उसमें 62% लोग, 62% लोग कहते हैं कि नाउ आजकल जॉब 5 साल पहले के मुकाबले में मुश्किल हो गया है लेना, 5 साल के मुकाबले में। उसी टाइम पे कमेंट कर ये आप देखिए अब ये फिर से इंटरप्ट, क्योंकि इनको पता है कि इनकी बुरी हालत है लोगों के सामने, इसीलिए इंटरप्ट। लेकिन सलमान जी आप भी मत घुमाइए ना, हम लोग इतनी देर से इसी पर बात कर रहे हैं कि देखिए ये बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ कि केंद्र में कहाँ है नौकरियां, कितनी मिल रही नहीं मिल रही, लेकिन सवाल मेरा स्पेसिफिक, क्योंकि मैंने उनसे भरूच के बारे में पूछा, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ तेलंगाना में लोग प्रोटेस्ट करने उतर रहे हैं, कर्नाटक में उतर रहे हैं, तो उनको बताइए ना, आप फिर केंद्र पर घूम के आ जा रहे राज्य वाइज। आप तो ये कह रहे हैं कि राज्य कोई बना ही नहीं सकता, वैसे तो आपने स्टेटमेंट दे ही दिया है। मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ कि पूरे मुल्क में क्राइसिस है, प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि क्राइसिस है, तेलंगाना में क्राइसिस है। अब देखिए फिर से बोलने लग गए। अरे रिक्त पदों को भरने की बात जो सलमान जी चल रही है, ठीक है सर रुकिए ना, रिक्त पदों को भरने की जो बात चल रही है वो उस पर सवाल पूछ रहे हैं, 1 लाख सरकारी नौकरियों पर, वो रोजगार पर नहीं पूछ रहे हैं। हमने हिमाचल में शुरू किया कि नहीं किया? हमने किया। अगर लोगों को हमारा काम पसंद नहीं आएगा हमें निकाल देंगे। ये जवाब नहीं होता ना सर, आंकड़ों पर ये कोई बात होती है कि अरे काम नहीं पसंद आएगा निकाल देंगे, आंकड़े बताइए। नहीं है तो कह दीजिए नहीं है। आपको लगता है अर्पिता जी, जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने कहा कि हमने 1.5 साल में 28,000 सरकारी नौकरियां इश्यू हुई हैं और बाकी की रिक्रूटमेंट शुरू हो गई है, तो अगर वो ठीक नहीं है तो अब फिर मोदी जी बताएं कि उन्होंने कौन से 2 करोड़ हर साल दिए हैं। ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि प्राइम मिनिस्टर एक फेल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, रोजगार को जॉब बता रहे। अरे बात सुनिए, आपके लीडर की बात बोलता हूँ, आपके लीडर की बात ये बोलता हूँ कि वो इतने फेल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो अपनी सीट हारने वाले थे, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला लोगों से, झूठे वादे किए। आपको समझ नहीं आ रही जी, सरकारी नौकरियां रिक्त पदों पर जवाब दे पाएंगे या मैं आगे बढ़ूं सर? गोल गोल घुमाइए मत ना। 11 सीटें हार गए तब भी शर्म नहीं आती। ठीक, छोड़ दीजिए सर, चुनाव की बात थोड़ी कर रहे हैं, कौन कितना जीता नहीं जीता सर, रोजगार और यही तो दिक्कत है ना सर, रोजगार और बेरोजगारी। आप बताइए मुझे, अगर आपको जवाब चाहिए इसका, आप मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट रेशियो मुल्क का कैसे बढ़ेगा बताइए। जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, मतलब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको मिल गया ठीक है। राज्य कुछ नहीं कर पा रहा है सर, ठीक है, उन्होंने 2 बार ये बात कह दी, हम नहीं कर पा रहे हैं कुछ, केंद्र कर ले, ठीक है, क्लियर है सर, मिल गया होगा जवाब आपको शहजाद, ठीक है। राज्य कुछ नहीं कर सकता, जहाँ उनकी गवर्नमेंट है सिर्फ कोसेंगे केंद्र। 15 स्टेट्स में है या उनसे पुटिंग जिनकी गवर्नमेंट 2 स्टेट्स में या 3 स्टेट्स में, हाउ दैट पॉसिबल? ठीक है, अरे उनके पास तो 2-3 स्टेट, वही तो कह रहे हैं आप, नाइंसाफी कर रहे हैं शहजाद उनके साथ, गलत कर रहे हैं आप, उनसे सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, सवाल पूछ। ठीक है सलमान, मैं समझ गई, आपने जवाब सुन लिया, मैंने, जनता ने भी सुन लिया और तय कर लिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन कितना सच्चा कौन कितना झूठा। मैं जल्दी से एक छोटा रिएक्शन राजीव जी और घनश्याम जी से भी लेना चाह रही हूँ आप। राजीव, देखिए सबसे पहली बात है, मैं एक बात हम सबों को ये स्वीकार करना चाहिए कि स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं, लेकिन ऐसा कोई दावा हम नहीं कर सकते हैं कि देश में बेरोजगारी नहीं। इसलिए असंतोष और जो विरोध प्रदर्शन है वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लोगों को रोजगार चाहिए तो वो सवाल उठाएंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर केंद्र सरकार की योजनाओं का सही अर्थों में बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। इसमें बैंकों की भूमिका क्या है, PSUs की भूमिका क्या है, जो उद्यम आप लगाने जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसका इनकी मॉनिटरिंग भी बेहतर तरीके से हुई, ये बेहद जरूरी है। और बैंकों की क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि अगर किसी राज्य को क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 100% का से ज्यादा का मिलता है और किसी राज्य में वो 40-42% तक वो रह जाता है, तो निसंदेह उस जनता की गाढ़ी कमाई उस राज्य की किसी दूसरे राज्य के विकास में खर्च होगी। पैसे का रिश्ता विकास से है और विकास का रिश्ता रोजगार से। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं, आप उन राज्यों में जहां नौकरियों को
आप बेहतर तरीके से आप सृजित करना चाहते हैं वहां टैक्स हॉलीडेज, जिसके जरिए आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ उस राज्य का बढ़ा पाएंगे। ये कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं है, ये देश का सवाल है। और कांग्रेस भी अपनी कमियों को राजीव जी, आप इतनी बेबाक तरीके से अगर अपनी बात रख रहे हैं तो मुझे अब जल्दी से सिर्फ इतना बता दीजिए कि सरकार जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वो सही है? एनडीए जिस तरह से रोजगार बेरोजगारी के मुद्दे पर हल करते हुए आगे बढ़ रही है वो सही तरीका लग रहा है, या आप ये सब सजेशन दे रहे हैं अंदर भी? नहीं, देखिए ये उम्मीदें जग रही है, लेकिन हम लोगों ने अपने नेशनल वर्किंग कमेटी में रिजोल्यूशन लिया है और महंगाई, बेरोजगारी, ये दो ऐसे सवाल हैं जिस पर अभी भी बहुत कुछ बेहतर किए जाने की गुंजाइश है और उस दिशा में उन्हें काम करना चाहिए। ठीक है, घनश्याम जी। देखिए, आपके दर्शकों के लिए ये 3 पहिए हैं। एक पहिया है कौशल विकास, दूसरा पहिया है शिक्षा और तीसरा पहिया है एंटरप्रेन्योरशिप, चाहे स्टार्टअप हो चाहे वो मुद्रा लोन जैसे स्कीम हो। सरकार की नीति आर्थिक मॉडल इस गाड़ी का इंजन भी है और उसके अंदर जो ग्रोथ रेट है इसका ईंधन भी है। अब कौशल विकास है, ये सरकार कौशल विकास में फेल है। यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कौशल विकास मंत्री वर्तमान में कौन है, इससे पिछले कौन थे, उन्होंने क्या किया। शिक्षा में ये सरकार फेल है। हर रोज जो दिखाई दे रहा है कि एक एग्जाम सरकार करा नहीं पा रही है बिना लीकेज के, तो 2 पहिए फेल हैं। मुद्रा लोन के दावे खोखले हैं, जैसा आपने बताया, और शहजाद अपने कुतर्क से उसको काट नहीं पाए। इसके आर्थिक मॉडल पे आते हैं। अगर इसी चर्चा का सार लिया जाए तो शहजाद कहते हैं कि तेलंगाना में जॉब्स नहीं है, केरल में जॉब्स नहीं है, कर्नाटक में जॉब्स नहीं है, हिमाचल में जॉब्स नहीं है, महाराष्ट्र में जॉब्स की वही हालत है। गुजरात का वीडियो देखा। ये देश के विकसित राज्य हैं। अगर आपके देश में विकसित राज्यों में नौकरियों का ये हाल है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो हाल है, बदहाली है, वो राजीव रंजन जी जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, जो भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ रही है। तो पूरा जो नौकरी का जो इंजन, जो गाड़ी है, वो एक सेकंड मैं आपके बीच में टोक नहीं रहा था। ये पूरी जो गाड़ी है, ये हम लोगों के साथ मैं आपके बीच में नहीं टोक रहा था। ये गाड़ी तथ्यों के साथ बिहार का नाम बार-बार आप अपनी बात रखिएगा। ये गाड़ी फेल हो चुकी है, लेकिन अगर ये गाड़ी फेल हो चुकी है, उसमें प्रधानमंत्री कहते हैं एसबीआई के माध्यम से कि 12.5 करोड़ नौकरियां हमने सृजित की, या आरबीआई के माध्यम से कहते हैं कि हमने कोविड ईयर्स में जब नौकरियां जा रही थी तो हमने 4.5 करोड़ नौकरियां सृजित की। इसका मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं और इस झूठ का खामियाजा प्रधानमंत्री को नहीं मिलेगा। आप तो दोबारा वो प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, चुनाव हारेंगे ही, लेकिन इस झूठ का खामियाजा आपके उन दर्शकों को मिलेगा जिनके बाल बच्चे अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि अगर वो सरकार पर भरोसा करते हैं कि उनकी नौकरी लग जाएगी तो भरोसा झूठा है। ठीक है अर्पिता जी, देखिए ऐसा है कि मेरे पिताजी का देहांत बहुत जल्दी हो गया, तो मैं विदेश वगैरह जाने की मेरी हैसियत नहीं थी, तो मैं देश की स्कूलों शिक्षाओं में पढ़ा हूँ, सब्सिडाइज फीस पर पढ़ा हूँ, इसलिए। पर मेरी जानकारी जहां तक है, मुझे इतना पता है कि सरकारी नौकरियों में ये 3 और 4 पहिए नहीं लगते। सरकारी रिक्त पद भरने में तेलंगाना में, कर्नाटका में, केरल में, बाकी जगहों पे क्या इनकी एक निकल रही है। और मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट आज की तारीख में जयंत चौधरी है, इससे पहले राजीव चंद्रशेखर एमओएस थे, और 1.5 करोड़ लोगों का स्किल डेवलपमेंट किया है। अब मुझे ठीक, फिलहाल देखिए, रोजगार और बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें फिलहाल इस चर्चा में भी ये मानते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि देखिए बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, गुंजाइश भी है और आगे सुधार हो भी रहे हैं। लेकिन तमाम आंकड़ों पर हमने आज चर्चा की।